हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे जेईई एग्जाम के क्वेश्चंस किए थे। वेल, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रेडियल स्प्लिट इन टिम्बर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बार्क एंड नैरोइंग टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये हमारा पिथ होता है, फिर हमारा हार्डवुड देखने को मिलता है, फिर आपको सैप देखने को मिलेगा, फिर आपको कैमियम लेयर देखने को मिलेगी, फिर इनर बार्क होता है और आउटर बार्क होता है। तो ये हमारा हो गया पिथ, और फिर हमारा होता है हार्टवुड, हार्टवुड होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सैप, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैमियम लेयर। तो अगर हम कैमियम लेयर को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो इनर साइड से जब प्रोटेक्ट होती है तो वो होती है हमारी इनर बार्क, और फिर आपको देखने को मिलेगी आउटर बार्क। तो ये हमारे होते हैं बार्क। तो ये बेसिकली यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो बार्क है उससे हमारा बार्क के तरफ हमारा जो है स्प्लिट वो ब्रॉडर है, और जो हमारा हार्ट के पिथ तक जा रहा है तो वो नैरोअर हो जा रहा है। तो इस तरीके की स्प्लिट को आप क्या बोलेंगे? पहले आप देख सकते हो ऑप्शन में हमारा हार्ट शेक, स्टार शेक, कप शेक एंड नोट्स दे रखा है। तो आंसर विल बी स्टार शेक, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स दे रखा है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि हार्ट शेक में क्या है कि आपको बाहर ब्रॉडर देखने को मिलेगा और इनसाइड जब तक जाते जा रहे हैं वो नैरोअर हो जा रहा है। तो उस तरीके की शेक को हम हार्ट शेक बोलते हैं। वेल, जब हमारा हार्ट शेक होता है, सॉरी, उस तरीके की शेक को हम स्टार शेक बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जो हार्टवुड होता है वहां पर आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा तो वो हमारा हार्ट शेक होता है। ये बेसिकली हमारा ओवर मैच्योर्ड, जब हमारी जो हार्ट शेक है उसमें वो जब हमारी जो वुड है वो ओवर मैच्योर्ड हो जाती है तो आपको ये हार्ट शेक वाला स्प्लिट देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें उल्टा है, बिल्कुल स्टार शेक का उल्टा देखने को मिलता है कि जो इनर साइड है वो हमारी ज्यादा ब्रॉड होती है इन कंपेयर टू आउटर साइड। तो आउटर साइड की तरफ डिमिनिश होने लगता है और इनर साइड पे हमारा ब्रॉडर होता है। तो इस तरीके की जो शेक है जो आपको हार्ट शेक देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आपको कर्व्ड शेक देखने को मिल रहा है, कर्व्ड स्प्लिट देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा जो शेक है वो आपको कप शेक देखने को मिलेगा। ये आपको मेनली यंग ट्रीज में देखने को मिलेंगे। यंग ट्रीज में क्यों? क्योंकि इसमें सैप का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर सैप का अमाउंट ज्यादा है इसका मतलब वो कौन सा ट्री है? हमारा यंग ट्री है। वेल, वहीं पर अगर आपको सरकमफेरेंस के अराउंड आपको जो भी शेक देखने को मिल रहा है वो हमारा होता है रिंग शेक। और रेडियली जो शेक्स देखने को मिलता है, रेडियली कोई स्प्लिट देखने को मिल रहा है तो वो हमारा होता है रेडियल स्प्लिट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन द लाइनिंग ऑफ डीप वेल्स इज। तो डीप ट्यूब वेल्स की लाइनिंग करने के लिए कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, या फिर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, हाई वेल सीमेंट, या फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट तो वहाँ यूज किया जाता है जब हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्योंकि इसकी सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होती है। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करते हैं। वेल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑयल वेल सीमेंट है। ऑयल वेल सीमेंट को यूज किया जाता है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा फ्रेंडली सीमेंट में कंसिडर किया जाता है। वेल, वहीं पे हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सीमेंट है उसमें हम जब स्टील फर्नेस से जो स्लैग निकल के आता है उसको मिक्स करके जो सीमेंट बनाते हैं वो हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूब वेल्स की जगह अगर वो लाइनिंग ऑफ कैनाल पूछ लेता, कैनाल लाइनिंग के लिए अगर वो पूछ लेता कि कौन सा सीमेंट यूज किया जाएगा, तो कैनाल लाइनिंग के लिए आप याद रखिए सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। जो हमारा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होता है हम उसको यूज करते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को यूज करते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम। कौन सा टाइम यूज करने को बोल रहा है? इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को पता करने के लिए कौन सा वाटर कंटेंट, अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है? अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है हमारा होता है तो उसमें जो वाटर अमाउंट निकल के आता है वो अगर हमारा पी है, तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट को पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? जो विकेट एपरेटस टेस्ट है। जो हमारा विकेट एपरेटस होता है हम उसमें जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमारा कंसिस्टेंसी पता करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो ये किस तरीके से फॉर्म होता है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा कुछ इस तरीके का मोल्ड होता है जिसकी ऊपर की डायमीटर हमारी 80 mm होती है। ऊपर की जो हमारी टॉप की डायमीटर है वो 80 mm होती है, नीचे की जो डायमीटर है वो 100 mm देखने को मिलती है। पहले वहीं पे अगर हम बात करें, जो हाइट होती है वो हमारी 40 mm होती है, अप्रोक्सीमेटली 40 mm होती है। और हमारा इसमें प्लंजर भी यूज किया जाता है, प्लंजर भी यूज किया जाता है। प्लंजर की अगर हम बात करते हैं तो प्लंजर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसकी जो डायमीटर है वो 10 mm देखने को मिलती है। जो डायमीटर है वो 10 mm देखने को मिलती है और जो हाइट है वो 50 mm होती है। अब क्या करते हैं, हम इसमें सीमेंट मिक्स करते हैं, सीमेंट के संग वाटर कंटेंट को ऐड करते हैं। अब वाटर हम इस तरीके से ऐड करेंगे कि जो ये हमारा प्लंजर इंसर्ट करने पे कम से कम टॉप से हमारा 33 से लेके 35 mm तक इंसर्ट हो जाए। टॉप से हमारा 33 से लेके 35 mm तक इंसर्ट हो जाए और बॉटम से हमारा कितना देखने को मिले? 5 से 7 mm देखने को मिले। तो जब इस हाइट पर हमारा इंसर्ट हो जाएगा तो वो जो वाटर कंटेंट हमने ऐड किया था वही वाटर कंटेंट हमारा पी हो जाता है। यही हमारा वाटर कंटेंट जो है हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए यूज किया जाता है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें, अब इसी को यूज किया जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम में भी पता करने के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम पता करने के लिए। तो जो हमारा
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, हम उसकी बात करेंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम उसके लिए हमारी कितनी हो जाती है? अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए तो वो होते हैं हमारे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? जिस टाइम पे वो अपनी सीमेंट प्लास्टिसिटी अपनी लूज करने लगे। जब वो लूज करने लगती है उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, वो 30 मिनट्स हो जाएगा। और इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है 0.85 पी, जो पी हमने यहाँ पर पता किया था विकेट एपरेटस पे, उसका 85% यूज करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तब इस आंसर के लिए 0.85 पी विल बी द करेक्ट आंसर। 0.85 पी यूज किया जाता है हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम को पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द लाइम विच इज कॉमनली यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग करने के लिए कौन सा लाइम बिल्कुल कॉमनली यूज किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? फेट लाइम, हमारा स्लैग्ड लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फिर क्विक लाइम। तो अगर हम फेट लाइम की बात करें तो फेट लाइम हमारा प्योर लाइम भी कहा जाता है। हम इसे प्योर लाइम भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ जो हमारा हमारा 5% ही आपको देखने को मिलेगा इधर उधर की चीज, वरना 95% हमारा लाइम होता है। 95% इसमें हमारा लाइम होता है। तो 95% लाइम देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसे प्योर लाइम भी कहते हैं, फेट लाइम कहते हैं। और ये हमारा प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग, जो व्हाइट वॉशिंग या फिर प्लास्टरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट हमारा अगर कोई लाइम है तो वो हमारा फेट लाइम है। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम की तो ये मेसोनरी कंस्ट्रक्शन के लिए, मेसोनरी कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइम यूज किया जाता है, मेसोनरी कंस्ट्रक्शन में जो लाइम यूज किया जाता है उसे हम हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। वेल वहीं पे अगर हम स्लैग्ड लाइम की बात करते हैं तो जब हम वाटर मिला देते हैं, जो हमारा पानी है उसको मिला देते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, CaOH का होल ट्वाइस हमारा स्लैग लाइम होता है। और जो हमारा CaO है, जो क्विक लाइम है, वो CaO है हमारा देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम का क्लास देख लेते हैं। बहुत सारे तरीके की क्लास है हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो एक साइड हम क्लास लिखेंगे और एक साइड हम उनके नेम लिखेंगे। तो अगर हम इधर क्लासेस लिखें तो क्लास लिखें तो क्लास हमारी A B C एंड एफ। तो एफ तक हमारी जो है लाइम की क्लासेस देखने को मिलेंगी और यहाँ पर हम उसके नेम लिखेंगे। तो अगर क्लास ए की बात करते हो तो ये हमारा एमिनेंट टाइप का हाइड्रोलिक लाइम है। एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम जो आपको है वो क्लास ए देखने को मिलेगा, जो कि हमारा यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, जॉनरी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। तो एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहले यहीं पे अगर हम बात करें तो ये सेमी हाइड्रोलिक लाइम है। जो बी क्लास है वो हमारा सेमी हाइड्रोलिक लाइम है। अगर क्लास सी की बात करें तो फेट लाइम आपको क्लास सी में देखने को मिलेगा। और क्लास डी की बात करते हैं तो डोलोमाइट लाइम जो होता है हमारा, डोलोमाइट लाइम जो है वो आपको, जो डोलोमाइट लाइम है वो आपको क्लास डी में देखने को मिलेगा। वेल क्लास ई की बात करते हैं, क्लास ई की बात करें तो कंकर लाइम जो है वो आपको क्लास ई में देखने को मिलेगा। और क्लास एफ हमारा सिलीशियस डोलोमाइट लाइम, सिलीशियस डोलोमाइट लाइम आपको क्लास एफ में देखने को मिलेगा। जो लास्ट क्लास है वो सिलीशियस डोलोमाइट लाइम है और कंकर लाइम हमारा क्लास ई है और सिलीशियस डोलोमाइट लाइम हमारा क्लास एफ है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर बोक्स कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मैक्सिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट के हाइड्रेशन की बात करें तो कौन सा सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रोवाइड करता है जब हम इनकी बात करते हैं? तो हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होती है? जब हम सीमेंट में वाटर अप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोसेस होने लगती है, मिक्सिंग होने लगती है वाटर और सीमेंट, उस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। और वो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज किसका, कौन सा कंपाउंड है, बोक्स कंपाउंड जो हम देखते हैं, लाइट, सेलाइट, फेलाइट, बेलाइट। इवन अगर इस बार का एसजेवीएन का पेपर देखा जाए, एसजेवीएन के पेपर में आपने देखा होगा क्वेश्चन में पूछा गया था कि C3S जो है वो इसका क्या नाम है, एलाइट है कि बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें कि एलाइट किसका नाम है, बेलाइट किसका नाम है, सेलाइट किसका नाम है, फेलाइट किसका नाम है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये मिस करने के क्वेश्चन नहीं है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये बुक्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका हाइड्रोजन में प्रोवाइड किया जाता है? तो वो है हमारा C3A। C3A जो होता है हमारा सेलाइट का सबसे ज्यादा परसेंटेज देखा जाता है आपको। वेल अगर हम पूरे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहें तो सबसे पहले हमारा C3 आता है, फिर हमारा C3S आएगा, फिर हमारा C4AF आएगा, C4AF आएगा और फिर उसके बाद हमारा C2S आएगा। C2S हमारा सबसे कम हाइड्रेशन की प्रोवाइड करता है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं, कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, अगर हम इनकी इन्फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले अगर C3A की बात करें, क्योंकि इसमें एल्यूमिना का परसेंटेज ज्यादा है तो ये क्विक सेटिंग इम्पार्ट करता है, ये क्विक सेटिंग इम्पार्ट करता है। इवन क्विक सेटिंग इम्पार्ट करने के साथ साथ ये रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, सल्फर का रेजिस्टेंस होता है, रिड्यूस कर देता है। तो जो सल्फर का रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर देता है, तो रिड्यूस करता है सल्फर का रेजिस्टेंस, क्विक सेटिंग इम्पार्ट करता है। इसलिए हम इसे हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं अपने सीमेंट का। तो हार्मफुल कंपोनेंट माना जाता है C3A को, और C3A को हम बोला जाता है, C3A को क्या बोलते हैं हम? सलाइट। C3A को हम बोलते हैं सलाइट। वेल वहीं पर अगर हम C3S की बात करें तो लाइम और सिलिका दोनों ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो भी कौन सी स्ट्रेंथ के लिए? जो हमारी अर्ली मिलती है, जो सबसे जल्दी हमें अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है, जो 7 से लेके 14 डेज के बीच में हमें मिल जाती है, वो हमारी स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ है, जिसके लिए हमारा C3S इंपॉर्टेंट रखता है और इसे हम क्या बोलते हैं? एलाइट बोलते हैं, इसको एलाइट बोलते हैं। वेल वहीं पे हम बात करें तो ये हमारा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस जो है उसकी
इंक्रीज कर देता है। फ्रॉस्ट एंड थॉइंग से रेजिस्टेंस को, फ्रॉस्ट एंड थ्रोइंग जो वाटर के इंट्रैप होने के बाद जो हमें वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो फ्रॉस्ट एंड थ्रोइंग रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, कर देता है। तो ये हमारा विन विन मतलब क्राइटेरिया है, तो हमारे लिए हर जगह से अच्छा ही माना जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करें C2S की, तो C2S की बात करते हैं, तो ये हमारा अल्टीमेट जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड की जाती है, डिले स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होती है 1 साल के अंदर अंदर, या फिर इवन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 14 साल तक भी पहुंच जाती है। तो लेकिन मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर में हमें मिल जाती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो C2S है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें C4AF की, तो इसको हम कोई भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो है, जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है, नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आर प्रोवाइडेड बाय C4AF। ये कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता है। वेल अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, C2S। और हमारा सल्फेट का जो रेजिस्टेंस है उसको भी इंक्रीज करता है C2S। तो अगर हम डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर जो लॉन्ग टाइम पीरियड के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर हम C2S की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ प्लंजर इन विकेट एपरेटस टेस्ट। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले विकेट एपरेटस टेस्ट का पूरा डायमेंशन बनाया था, और आप देख सकते हो उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो वो पूछ रहा है कि डायमेंशन कितनी है प्लंजर की। तो हमने यहाँ पर देखा था कि डी की वैल्यू 10 mm थी। प्लंजर जो हमने यूज किया था, हाइट उसकी 50 mm है, और डायमीटर जो है वो 10 mm है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। तो साउंडनेस कौन पता करता है, तो विकेट एपरेटस की बात करें तो वो तो हमारा कंसिस्टेंसी बताता है, सीमेंट में कितनी कंसिस्टेंसी है। वेल वहीं पे साउंडनेस की बात करें तो लीच एटेलियर एपरेटस जो है, लीच एटेलियर एपरेटस वो बताता है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता, साउंडनेस हमारे 2-3 चीजों की वजह से होता है, उनको देख लेते हैं हम पहले। साउंडनेस की बात करेंगे, सीमेंट के साउंडनेस की बात करते हैं, तो साउंडनेस हमारा 3 साउंडनेस की प्रॉब्लम आपको किसके रहेगी, तो एक तो लाइम की वजह से देखने को मिलता है, एक हमारा मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिलता है, और एक हमारा होता है सल्फर की वजह से। बेसिकली साउंडनेस में क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज होने लगते हैं, वॉल्यूम आपको चेंज देखने को मिलेंगे। वेल लाइम की वजह से हम लीच एटेलियर ऑपरेशन से पता कर लेते हैं, लीच एटेलियर जो टेस्ट होता है उसके टेस्ट से हम पता कर लेते हैं लाइम की वजह से साउंडनेस। वेल लाइम और मैग्नीशिया की वजह से हम ऑटोक्लेव टेस्ट से पता करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट से हम लाइम और मैग्नीशिया की वजह से, लाइम और मैग्नीशिया की वजह से हम ऑटोक्लेव टेस्ट में पता करते हैं। और सल्फर का है जो हम पता नहीं कर सकते, हम तो लैब में टेस्ट में पता कर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केमिकली हम टेस्ट करते हैं, उससे हम साउंडनेस सल्फर की वजह से पता कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखें तो लीच एटेलियर लाइम की साउंडनेस की वजह से पता किया जाता है, और जो लाइम और मैग्नीशिया की वजह से जो पता करना होता है वो हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। तो अब अगर हम बात करें ऑप्शन में, आप देख सकते हो लीच एटेलियर एपरेटस दे रखा है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा है ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन और ओपीसी। तो अगर हम बात करें ओपीसी की बात करते हैं तो हमारा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। अगर बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम की, तो बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, जो हमारा सीमेंट है, जो हमारा सीमेंट उसमें जब हमने वाटर ऐड किया तो वो अपनी जो कुछ भी प्लास्टिसिटी है उसको लूज करने लगता है। प्लास्टिसिटी लूज करने की वजह से जो हमारा सेटिंग टाइम है वो इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट उससे कम नहीं होना चाहिए, वो है हमारा 30 मिनट्स। क्योंकि हम इसके अंदर अपने बहुत सारी चीजें करते हैं, हम उसे मिक्स करते हैं, प्लेस करते हैं, हमारी ये जो पूरा प्रोसेस है हम उसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे, तो उससे पहले वो सेट हो गया, तो फिर हम सीमेंट के संग कोई काम नहीं कर पाते। तो हम आराम से सीमेंट के संग काम भी कर पाए और उसे अच्छे से हम उसको प्लेस कर पाए। इसी वजह से जो है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कम से कम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। टाइल्स के टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज करने चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो भाई अगर हम टाइल्स की बात करें तो फ्लोरिंग या रूफिंग के लिए यूज किया जाएगा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट तो किया ही जाएगा ऑब्वियसली। और हम उस पर ट्रांसफर स्ट्रेंथ ही लगा रहे हैं, जब लोग उस पर चलेंगे, डेड लोड लाइव लोड उस पर ट्रांसफर से लगेगा, तो ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट भी करेंगे। बैक टेस्ट उसकी टफनेस को पता करने के लिए किया जाएगा, और ब्रेकिंग कि वो किस स्ट्रेंथ पे टूट जाएगा हमें ये भी पता करना पड़ेगा। तो चारों ही टेस्ट उसके लिए अप्लाई किए जाएंगे। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चारों ही टेस्ट हम इसको पता करने के लिए किए जाएंगे टाइल्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक। तो अगर हम बात करें तो एल्कलीज के प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा इफेक्ट ब्रिक में देखने को मिलता है, ब्लोटिंग देखने को मिलती है, ब्लैक कोड देखने को मिलता है, क्रैक्स देखने को मिलते हैं, या एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो एल्कली का प्रेजेंट होना ही हमारे जो सीमेंट है उसके लिए अच्छा नहीं है। जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं उसी को अलग तरीके से कहा जाता है, जैसे हम कैंसर ऑफ सीमेंट भी कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का एमसीक्यू है कि किसको हम कैंसर ऑफ सीमेंट कहते हैं। तो कैंसर ऑफ सीमेंट हमारा एल्कलीज को कहा जाता है, और उसकी वजह होने से आप हद देखोगे कि जो हमारा सरफेस है उस पर व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस विल बी द करेक्ट आंसर। यही वो डिफेक्ट है जो प्रेजेंस ऑफ एल्कली ब्रिक्स में होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेनफॉल ऑन द वाटर ऑफ हॉट सरफेस। तो जो हमारा ब्रिक्स है उसके हॉट सरफेस पे जब हमारा रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से हमें कौन सा
जो डिफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन है ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स, कर्व्स, शियर क्रैक्स और एफ्लोरेसेंस। तो अभी कुछ डायग्राम देखते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि एल्कली के प्रेजेंट होने की वजह से ब्रिक में हमें कौन सा डिफेक्ट देखने को मिला था, जिसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसमें क्या है व्हाइट पाउडर आपको सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्रैक क्या है, ये जो क्रैक है आपको ये शेयर क्रैक देखने को मिल रहा है, जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको शेयर क्रैक्स। ये कब देखने को आपको ये मिलेगा, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लोड हो जाएगा, जो भी स्ट्रेंथ थी, परमिसिबल स्ट्रेंथ थी, उससे ज्यादा हम अगर लोड अप्लाई करते हैं तो शेयर क्रैक देखने को। चलिए यही होता है कव्स। कव्स में क्या होगा आपका, जो आपकी जो ब्रिक्स हैं, जो आपकी हॉट एंड ब्रिक्स हैं, उस पर अगर रेनफॉल हो जाए और आपको रेनफॉल होने के बाद जो आपको देखने को मिलता है वो हमारा होता है कव्स। तो बेसिकली बात करें तो हॉट सरफेस जो हमारा ब्रिक था उस पर अगर रेनफॉल हो जाती है तो कौन सा आपको देखने को वो क्या कहते हैं डिफेक्ट देखने को मिलेगा। डिफेक्ट अगर हम बात करें तो शेयर क्रैक की बात कर रहे हैं, शेयर क्रैक आपको देखने को मिलेगा। वेल वहीं पर बात करते हैं ब्लिस्टर्स की, तो ब्लिस्टर आपको फफोले जैसे दिखेगा, छोटे छोटे जो फफोले पड़ जाएंगे ब्रिक्स के ऊपर, वो आपको ब्लिस्टर्स में देखने को मिलेगा। वेल एफ्लोरेसेंस अभी हम देख चुके हैं कि एल्कली की होने की वजह से व्हाइट पाउडर आपका आउटर सर्फेस, वो एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे दो तरीके की सॉइल होती है। एक हमारा बड़ा रॉक है जिसमें हमने उसको, ये पेरेंट रॉक है, हमारी पेरेंट रॉक के पास ही अगर हमारी कोई सॉइल का जो छोटे छोटे पार्टिकल है, वेदर होने के बाद छोटे पार्टिकल वहीं रह गए तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। वेल वहीं पे कुछ जो सॉइल के पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, कुछ एजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होने की वजह, कुछ एजेंट होते हैं उनकी वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। एजेंट क्या हो सकता है, एक हमारा एयर हो सकता है, एक हमारा वाटर हो सकता है, या फिर हमारा एनिमल हो सकता है, या फिर हमारा नेचर के वजह से, ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो नेचर भी हमारा उसका वो हो सकता है, या फिर हमारी ग्रेविटी हो सकती है, ग्लेशियर हो सकते हैं। सारे तरीके के एजेंट है जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो अगर ग्रेविटी की वजह से होता है तो जिसे हम बोलते हैं कोल्यूवियल सॉइल। अगर हम ग्रेविटी की वजह से बोलेंगे कोल्यूवियल सॉइल। विंड की वजह से हमारे बोलते हैं एविलाइन सॉइल, एविलाइन सॉइल। आइस की वजह से या फिर बर्फ की वजह से जो होती है हमारी, वो ग्लेशियल सॉइल होती है, ग्लेशियल सॉइल होती है। और जो हमारा वाटर की वजह से होता है उसी को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जो आपको एलुवियल रीजन, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, वहां पर आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेंट प्रीडोमिनेंटली। अगर बेंटोनाइट की बात करें तो वो क्या प्रीडोमिनेंटली कंटेन करता है, मोंटमोरिलोनाइट, केलोनाइट है, एयरलाइट। ये तीनों ही हमारे क्ले मिनरल है, ये तीनों हमारे क्या है, क्ले मिनरल। अब क्ले मिनरल में से भी कौन सा क्ले मिनरल को ये प्रीडोमिनेंट कंटेन करता है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो मोंटमोरिलोनाइट हमारा ब्लैक सॉइल में भी देखा जाता है, तो मोंटमोरिलोनाइट आपको देखने को मिलेगा। प्रीडोमिनेंटली हमारा बेंटोनाइट मोंटमोरिलोनाइट होता है। तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इनिशियली डन इज। तो क्वालिटी पता करने के लिए, हमारे सीमेंट की क्वालिटी पता करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो भाई सेटिंग टाइम तो चेक करना ही पड़ेगा कि इनिशियली कितनी देर में सेट हो रहा है, और फाइनली सेटिंग टाइम क्या है। तो सेटिंग टाइम पता करना पड़ेगा, साउंडनेस पता करना पड़ेगा कि वॉल्यूम में कितना चेंज देखने को मिल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करनी पड़ेगी क्योंकि जो सीमेंट है हमारा वो टेंशन में इतना अच्छा नहीं होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करनी पड़ेगी, मिनिमम कितना टेंशन ये बियर कर सकता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो तीनों ही टेस्ट हम पता करेंगे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है उसके। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, जो मैक्सिमम साइज है क्ले पार्टिकल का वो पता करना है। तो बेसिकली 0.1 mm, 0.03 mm, 0.002 mm और 0.002 mm। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर साइज को देखना चाहें तो सबसे पहले हमारा बोल्डर आता है जिसका साइज जो है हमारा वो ग्रेटर देन 300 mm होता है। अगर 300 mm से ज्यादा ग्रेटर है तो वो बाउल्डर में कंसीडर किया जाता है। कॉबल की बात करें, अगर कॉबल की बात करें तो 80 से लेके 300 mm के बीच में जो हमारे पार्टिकल्स आते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स आएंगे जो हमारे स्पेरिकल शेप्स के आते हैं, वो हमारा हो गया कॉबल। फिर हमारा आता है ग्रेवल, ग्रेवल के बाद हमारा आता है सैंड, सैंड के बाद आता है हमारा सिल्ट, और सिल्ट के बाद आता है हमारा क्ले। तो क्ले का साइज सबसे कम होता है। ग्रेवल की बात करते हैं, अगर ग्रेवल की बात करें तो 4.75 mm से लेके 80 mm के बीच में जो हमारा है साइज वो ग्रेवल का होता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें 0.075 mm से लेके 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक हमारा सैंड का साइज है। वेल अगर हम इससे भी बात करते हैं नीचे जो 0.02 है, 0.002 जो 0.002 है वहां से लेकर 0.075 mm तक ये हमारा सिल्ट का साइज है। और लेस देन 0.002 mm से लेके ये जो इससे भी कम वाला साइज है वो हमारा क्ले का साइज होता है। तो क्ले हमारा 0.0 लेस देन 0.002 हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 0.002। The option will be the correct answer of this question.
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द विल्स क्रीप थ्योरी। तो विल क्रीप थ्योरी के लिए यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर ऑफ फॉर स्ट्रक्चर फाउंड ऑन परवियस सॉइल। अगर इम्परवियस सॉइल की बात करनी है, इम्परवियस फ्लोर स्ट्रक्चर की, जो परवियस सॉइल पे बात करते हैं, अगर उसकी बात करी जाए तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपको कितना, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें एक बात पता है कि बिल्स क्रीप थ्योरी में जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है हमारा हेड लॉस अपॉन जो टोटल लेंथ हम कवर करता है, जो वाटर है, जो हेड लॉस है अपॉन टोटल लेंथ जो कवर करता है वही हमारा कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट है तो हमारा हेड लॉस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जितना लेंथ वो कवर करेगा उतना ही ज्यादा हेड लॉस होगा। तो हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ क्रीप। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कल वहीं पे अगर हम बात करें हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। इनवर्सली तो कहीं से भी नहीं है, डायरेक्टली है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रीप लेंथ। यस, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, हमारा क्रीप कांस्टेंट होता है, तो हेड लॉस अपॉन टोटल लेंथ, और ये अगर हम कांस्टेंट है तो इस तरफ लेके आएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम दोनों के रिलेशन में देखने को मिलता है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो बेसिकली आपको ये बात पता है कि ये हमारा महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में देखने को मिलता है। और ये हमारी जो कपास की खेती है, जो बेसिकली हमारी कॉटन की जो एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फल इसमें आपको दो तरीके का करेक्टर देखने को मिलेगा, एक तो इसमें स्वेलिंग नेचर देखने को और एक श्रिंकेज नेचर देखने को मिलेगा। तो स्वेलिंग नेचर कब है? जब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये अपने आप ही स्वेल कर जाती है। वाटर कंटेंट आप बिल्कुल रिमूव कर दो तो ये एकदम श्रिंक हो जाती है, मतलब ये ऑप्टिमम अमाउंट में रहती नहीं, या तो वो बिल्कुल स्वेल करेगी या फिर वो बिल्कुल श्रिंक करेगी। और अगर हम बात करें ये किसकी वजह से होता है, तो क्ले का एक मिनरल है जो मॉन्ट मोरेलो, वही इसमें प्रेजेंट होता है। इस वजह से आपको ये वाला स्ट्रक्चर में ये वाला देखने को मिलता है, तो इस तरीके की प्रोसेस देखने को। और ब्लैक कॉटन सॉइल हमारा कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोल रहा है लैकोस्ट्राइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। आप देख सकते हो इतने एग्जाम में पूछा गया। तो लैकोस्ट्राइन सॉइल एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल का पार्ट है जिसमें हमारा वाटर है, वाटर में भी स्पेशली जो हमारा लेक्स हैं के ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण हमारा लैकोस्ट्राइन सॉइल देखा। और अगर आप बात करें तो लेक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोहेजन लेस सॉइल कौन सा है? तो जो कोहेसिव सॉइल ना हो, जो कोहेजन लेस सॉइल है वो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा प्योर जो सैंड होता है वो हमारा कोहेजन लेस सॉइल में कंसीडर किया जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कोहेजन लेस सॉइल में हमारा सैंड विल बी द करेक्ट आंसर, बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन पता करने के क्या वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए? तो दो तरीके से हम पता करते हैं। एक होता है हमारा जो सीमेंट का हाइड्रेशन, तो सिर्फ सीमेंट के हाइड्रेशन के बारे में हम सोच रहे हैं, तो सीमेंट के हाइड्रेशन के हमें कम से कम 23% वाटर चाहिए बाय वेट। कल वहीं पे, लेकिन अगर हम फुल हाइड्रेशन की बात करते हैं, तो उसमें हमारा 23% में जो 23% है इसमें 15% और ऐड हो जाता है। 15% ऐड होते ही कितना हो गया? तो ये हो जाएगा हमारा 38% के अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट 38% हमारा चाहिए, मतलब जो कि हमारा सी ऑप्शन की आ रहा है। तो 0.35 से लेकर 0.45 के बीच हमारा वाटर सीमेंट रेशियो रहना चाहिए। तो 38% अप्रोक्सीमेट हमें होता है बाय वेट। तो जो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस